नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर राजनीति विज्ञान का जो पहला पेपर है जिसका नाम है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इससे संबंधित एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे। आपका ये मॉडल पेपर कुल 3 खंड में विभाजित है, खंड अ, खंड ब और खंड स। एक एक करके यहाँ पर हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से देना होगा। पहला खंड अ है, इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50-50 शब्दों में यहाँ पर देना है। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, मनु के सप्तांग सिद्धांत को बताइए। तो मनु के सप्तांग सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि आचार्य मनु ने राज्य के स्वरूप को समझाने के लिए सप्तांग सिद्धांत दिया, जिनके अनुसार राज्य जो है 7 अंगों से मिलकर के बना एक शरीर है, यानी राज्य के कुल 7 अंग होते हैं, ऐसा मनु का मानना था और इनके द्वारा सप्तांग सिद्धांत जो है दिया गया है। अब कौन कौन से 7 अंग हैं? पहला अंग है स्वामी, यानी कि राजा, जो राज्य का शीर्ष व प्रधान होता था। दूसरा जो अंग है उसको अमात्य कहा जाता था, उसको मंत्री भी कहा जाता था। ये राज्य के योग्य सलाहकार होते थे। राज्य का जो तीसरा अंग है वो पुर है, यानी कि किला है, जो राज्य की सुरक्षित राजधानी होती थी। चौथा जो अंग है वो राष्ट्र, यानी कि राज्य है, जिसमें भूमि और उसमें रहने वाली जनता होती है। पांचवा जो अंग है वो कोष है, इसमें धन और राजकीय खजाना आता है। छठा अंग है दंड, यानी कि सेना, इसमें सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को शामिल किया जाता है। सातवां अंग है राज्य का मित्र, जो संकट में साथ देने वाले राज्य है उनको मित्र के नाम से यहाँ पर पुकारा गया है। यही 7 अंग हैं राज्य के और इसी को सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि दल विहीन लोकतंत्र से क्या आशय है, से कर लीजिएगा। दल विहीन लोकतंत्र से क्या आशय है आपसे पूछा गया है। तो उत्तर में आप लिखेंगे, दल विहीन लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जहां शासन का संचालन बिना किसी राजनीतिक दल के होता है, यानी ऐसे लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल नहीं पाया जाता है, बिना राजनीतिक दल के शासन का संचालन किया जाता है। इसमें चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर नहीं, बल्कि उम्मीदवारों की व्यक्तिगत योग्यता और सीधे जनता की भागीदारी से लड़े जाते हैं। यहाँ पार्टियां नहीं होती हैं, पार्टियां टिकट नहीं बांटती हैं, बल्कि उम्मीदवार जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से जो है चुनाव में लड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य दलगत राजनीति, भ्रष्टाचार और गुटबाजी को समाप्त कर सत्ता का वास्तविक विकेंद्रीकरण करना है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पंचशील सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। पंचशील सिद्धांत है क्या, इसी पर टिप्पणी लिखना है आपको। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पंचशील सिद्धांत भारत और चीन के बीच 1954 में हुआ एक समझौता है, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर आधारित है। इसके मुख्य सूत्रधार जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई थे, यानी इन्हीं दोनों के बीच यह सिद्धांत समझौता हुआ था। इसके अंतर्गत एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करना है, अनाक्रमण है, आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप है, समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को स्वीकार किया गया था। ये 5 तत्व इसके अंतर्गत स्वीकार किए गए थे, इसी कारण इसको पंचशील सिद्धांत नाम दिया गया है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गांधी का राम राज्य क्या है। तो गांधी के राम राज्य के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि गांधी का राम राज्य कोई धार्मिक राज्य नहीं, बल्कि एक आदर्श लोकतांत्रिक और नैतिक समाज था। इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, यानी गांधी के राम राज्य में जो सत्ता होता है उसका विकेंद्रीकरण होता है, जहां समाज के अंतिम व्यक्ति को भी न्याय मिलता है। यह सत्य, अहिंसा, नैतिक मूल्यों, आर्थिक समानता और बिना किसी भेदभाव के सभी के कल्याण पर आधारित व्यवस्था है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न देख लेते हैं। अर्थशास्त्र पर टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अर्थशास्त्र आचार्य चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, इनके द्वारा रचित एक राजनीति, नीति शास्त्र और लोक प्रशासन का एक महान ग्रंथ है। इसकी जो रचना है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और यह 15 अधिकरणों में विभाजित ग्रंथ है। यह केवल धन से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें राज्य की सुरक्षा, विदेश नीति, न्याय व्यवस्था और राजा के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड ब है। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 200 शब्दों में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है।
दूसरा प्रश्न है इसमें, राम मनोहर लोहिया के राजनीतिक विचारों की चर्चा कीजिए। तो राम मनोहर लोहिया के कौन कौन से राजनीतिक विचार हैं, उन्हीं विचारों के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत के एक महान समाजवादी विचारक और राजनेता थे। उनके राजनीतिक विचार मुख्य रूप से सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियों और लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित थे। लोहिया के प्रमुख राजनीतिक विचार जो है निम्नलिखित हैं, एक एक करके इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। पहला जो विचार है वो है सप्त क्रांति का सिद्धांत। उन्होंने समाज में व्याप्त असमानताओं को मिटाने के लिए सप्त क्रांतियों का आह्वान किया, जिसमें नर नारी की समानता, रंग भेद का अंत, जाति प्रथा का उन्मूलन, विदेशी गुलामी से मुक्ति और आर्थिक समानता शामिल थी। तो पहला विचार हो गया। दूसरा विचार है चौखंभा राज्य। इनके द्वारा चौखंभा राज्य की अवधारणा दी गई। वे सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने चौखंभा राज्य की परिकल्पना की, जिसके 4 स्तंभ गांव, मंडल, प्रांत और केंद्र हैं, ताकि शासन में जनता की सीधी भागीदारी हो सके। अब अगला जो विचार है वो है गैर कांग्रेसवाद। इनके द्वारा गैर कांग्रेसवाद की विचार दिया गया। भारतीय राजनीति में उन्होंने कांग्रेस के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की रणनीति पर काम किया और इसी रणनीति को उन्होंने गैर कांग्रेसवाद नाम दिया था। चौथा जो विचार है वो भाषा नीति को लेकर के है। वे प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों में अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं विशेष करके हिंदी के प्रयोग के पक्षधर थे। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि लोहिया का समाजवाद मार्क्सवाद और पूंजीवाद दोनों से अलग विशुद्ध रूप से भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल था। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का वर्णन करें। तो यहाँ पर कौटिल्य के द्वारा जो मंडल सिद्धांत दिया गया था, इसी सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में विदेश नीति के संचालन के लिए मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मंडल का अर्थ राज्यों का वृत्त यानी कि राज्यों का समूह है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन पर आधारित है। अब देख लेते हैं कि इस मंडल सिद्धांत के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। इस सिद्धांत का मूल मंत्र है कि पड़ोसी राज्य स्वाभाविक शत्रु होता है और शत्रु का शत्रु जो होता है वो मित्र होता है। और इसमें कुल 12 राज्य हैं, यानी इनके मंडल सिद्धांत में कुल 12 राज्यों को शामिल किया जाता है। इसमें पहला है बिजुगीष। बिजुगीष का मतलब हो गया ये मंडल के केंद्र में होता है। बिजुगीष का आशय हो गया कि जो विजय की आकांक्षा रखता है, विजय चाहता है, उसको बिजुगीष कहा गया है और यह मंडल सिद्धांत के केंद्र में है। इसके अलावा सामने के 5 राज्य हैं। इसमें अरि है, अरि का मतलब शत्रु होता है, शत्रुराज। मित्र भी इसमें है, अरिमित्र है यानी कि शत्रु का मित्र है, मित्र का मित्र है और अरिमित्र मित्र है यानी शत्रु के मित्र का मित्र है। ये 5 राज्य जो हैं सामने के राज्य कहे गए हैं। 4 राज्य जो है पीछे के राज्य हैं। इसमें जो है पाणिग्राह है जो पीठ का शत्रु है, आक्रंद है पीठ का मित्र है। इसके अलावा पाणिग्राह सार है और आक्रंद सार है। कुल मिलाकर के 4 राज्य जो है पीछे के राज्य कहे गए हैं। इसके अलावा अन्य 2 और राज्य हैं। इसमें मध्यम है जो शत्रु और बिजुगीष दोनों का पड़ोसी है। इसके अलावा एक उदासीन है जो सबसे शक्तिशाली है और तटस्थ है, इसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। अंत में हम निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, केवल राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि होते हैं। आज की आधुनिक भू राजनीति में यह पूर्णतः प्रासंगिक है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पंडिता रमाबाई के नारी मुक्तिवाद की व्याख्या कीजिए, यानी नारी मुक्तिवाद को लेकर के पंडिता रमाबाई के क्या विचार थे और क्या क्या संघर्ष उनके द्वारा, क्या क्या प्रयास उनके द्वारा किया गया, इसी के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पंडिता रमाबाई 19वीं सदी की एक क्रांतिकारी समाज सुधारक और भारत में नारीवादी आंदोलन की अग्रदूत थीं। उन्होंने हिंदू समाज में महिलाओं, विशेषकर उच्च जाति की विधवाओं की दयनीय स्थिति को बदलने के लिए वैचारिक और व्यवहारिक दोनों स्तरों पर संघर्ष किया। इनके नारी मुक्तिवाद को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला बिंदु है पितृसत्तात्मक व्यवस्था का विरोध, यानी इनके द्वारा पितृसत्तात्मक व्यवस्था का विरोध किया गया है। उन्होंने अपनी पुस्तक द हाई कास्ट हिंदू वुमन में धर्म और रूढ़िवादी परंपराओं के नाम पर महिलाओं के दमन और उन्हें पुरुषों के अधीन रखने की व्यवस्था का कड़ा विरोध किया, यानी इनके द्वारा पितृसत्तात्मक सत्ता का विरोध किया गया।
दूसरा है शिक्षा द्वारा सशक्तिकरण, यानी इनका मानना था कि महिलाओं का जो सशक्तिकरण है उस शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाएगा। रमाबाई का मानना था कि महिलाओं की मुक्ति का मार्ग शिक्षा से शुरू होता है। उन्होंने महिलाओं को वेदों के अध्ययन और उच्च शिक्षा का अधिकार दिलाने की वकालत की। तीसरा जो बिंदु है वो है आर्थिक आत्मनिर्भरता पर बल। इनके द्वारा आर्थिक आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। उनका मानना था कि जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर रहेंगी तब तक वे मुक्त नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने महिलाओं को व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण देने पर जोर दिया। चौथा बिंदु है बाल विवाह का विरोध और विधवा पुनर्विवाह। उन्होंने बाल विवाह जैसी कुप्रथा को महिलाओं के शारीरिक और मानसिक शोषण का कारण बताया। समाज में विधवाओं को सम्मानजनक जीवन व पुनर्विवाह का अधिकार दिलाने के लिए इनके द्वारा काम किया गया। पांचवा जो बिंदु है वो है संस्थागत सुधार। इनके द्वारा शारदा सदन की स्थापना की गई थी। उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए बल्कि असहाय और बाल विधवाओं को आश्रय, सुरक्षा, आत्मनिर्भर बनने के लिए शारदा सदन और मुक्ति मिशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि पंडिता रमाबाई का नारी मुक्तिवाद महिलाओं को समाज में केवल दया का पात्र बनाने के बजाय उन्हें आत्मसम्मान, शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में स्थापित करने पर केंद्रित था। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब अगला खंड खंड 100 है। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 500 शब्दों में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के जनक हैं, स्पष्ट करें क्यों इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, इसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब भारतीय समाज अंधविश्वासों, रूढ़िवादिता और सामाजिक कुरीतियों के अंधकार में डूबा था तब उन्होंने तर्कवाद, मानवतावाद और आधुनिक शिक्षा के माध्यम से देश को एक नई दिशा दिखाई और इसी कारण से इनको भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत जो है माना जाता है। एक एक करके उन कारणों को हम लोग यहाँ पर जानेंगे जिन कारणों से उनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। पहला कारण है सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध क्रांतिकारी संघर्ष। इनके द्वारा जो सामाजिक कुरीतियां थी इनके विरुद्ध जो है संघर्ष किया गया। राजा राम मोहन राय ने समाज में व्याप्त अमानवीय और दमनकारी प्रथाओं के विरुद्ध पुरजोर आवाज उठाई। उन्होंने सती प्रथा जैसी क्रूर व्यवस्था के समूल नाश के लिए लंबा संघर्ष किया और उनके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही ब्रिटिश सरकार ने 1829 में सती प्रथा निषेध कानून जो है पारित किया। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह, बहुविवाह और जातिवाद का कड़ा विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह व महिला शिक्षा का समर्थन किया। दूसरा कारण है धार्मिक सुधार और एकेश्वरवाद पर बल। इनके द्वारा हिंदू धर्म में सुधार करने का प्रयास किया गया और एकेश्वरवाद पर बल दिया गया। उन्होंने हिंदू धर्म को रूढ़ियों से मुक्त करने और उसके वास्तविक शुद्ध स्वरूप को सामने लाने का प्रयास किया। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का गहराई से अध्ययन किया और यह सिद्ध किया कि हिंदू धर्म मूलतः जो है एकेश्वरवाद पर आधारित है। मूर्ति पूजा, निरर्थक कर्मकांड और पुरोहितवाद की निरर्थकता को इनके द्वारा उजागर किया गया। इसके लिए उन्होंने 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की जिसने भारतीय बौद्धिक समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। अब अगला कारण देख लेते हैं। तीसरा कारण है आधुनिक शिक्षा और पाश्चात्य विचारों का समन्वय। इनके द्वारा आधुनिक शिक्षा और पाश्चात्य विचारों का समन्वय भी किया गया। राजा राम मोहन राय दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि बिना आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा के भारतीय समाज का बौद्धिक विकास संभव नहीं है। उन्होंने प्राच्य यानी कि पारंपरिक और पाश्चात्य यानी कि आधुनिक शिक्षा के समन्वय पर बल दिया। उन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान के प्रसार का समर्थन किया और 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला जो कारण है वह है पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अग्रदूत। उन्होंने भारतीय पत्रकारिता का जनक भी उनको कहा जाता है। जनता को जागरूक करने और जनमत तैयार करने के लिए उन्होंने बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी निकाला और फारसी भाषा में उनके द्वारा मिरात उल अखबार जैसे समाचार पत्र का संपादन किया गया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों का कड़ा विरोध किया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत की। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि राजा राम मोहन राय केवल एक समाज सुधारक नहीं थे बल्कि वे पहले भारतीय थे जिन्होंने मध्यकालीन अंधकार से निकलकर आधुनिक युग के सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता, तर्कवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया।
उन्होंने सोए हुए भारतीय समाज को जगाया और देश में एक नए बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना का सूत्रपात किया। इसलिए उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। छठा और अंतिम प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि सावरकर द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रवाद की संकल्पना की विवेचना कीजिए। यानी सावरकर द्वारा जो राष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया गया है इसके बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि विनायक दामोदर सावरकर, जिनको वीर सावरकर कहा जाता है, भारतीय राजनीतिक चिंतन में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अवधारणा के मुख्य प्रतिपादक माने जाते हैं। उन्होंने पारंपरिक भौगोलिक राष्ट्रवाद से आगे बढ़कर राष्ट्र को एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान के रूप में परिभाषित किया। सावरकर के राष्ट्रवाद की संकल्पना को उनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदुत्व, जो 1923 में लिखा गया था, के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। पहला बिंदु है हिंदुत्व राष्ट्रवाद का आधार। यानी सावरकर के राष्ट्रवाद का जो आधार है वो हिंदुत्व है। सावरकर ने हिंदू धर्म और हिंदुत्व में स्पष्ट अंतर किया। उनके अनुसार हिंदू धर्म केवल एक मजहब या उपासना पद्धति है, जबकि हिंदुत्व एक संपूर्ण सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान है। उनके राष्ट्रवाद का मूल मंत्र यह था कि जो भी इस उपमहाद्वीप की संस्कृति और इतिहास से जुड़ा है वह राष्ट्र का हिस्सा है। दूसरा बिंदु है हिंदू की परिभाषा और राष्ट्र की सदस्यता। सावरकर ने राष्ट्र के नागरिक या हिंदू को परिभाषित करने के लिए 3 अनिवार्य स्तंभ या शर्तें बताई हुई हैं। इसमें पहला है पितृभू। वह व्यक्ति जिसका जन्म भारतवर्ष की भौगोलिक सीमा में के भीतर हुआ है और जिसके पूर्वज यहीं के निवासी हैं, वो भारत को अपना पितृभू मानता है। और हिंदू होने के लिए एक अनिवार्य शर्त जो है कि वो इस मिट्टी को पितृभू मानेगा। दूसरा है पुण्यभू। वह व्यक्ति जिसके लिए भारत भूमि केवल जन्मभूमि नहीं बल्कि उसकी आस्था और संस्कृति का केंद्र है, वह भी इसको पुण्य भूमि जो है मानेगा। तीसरा है जाति, यानी साझा रक्त संबंध और ऐतिहासिक विरासत जो इस भूमि के लोगों को एक सूत्र में बांधती है। उनके सिद्धांत के अनुसार जैन, बौद्ध और सिख भी राष्ट्रवाद के इस दायरे में आते हैं क्योंकि उनकी पूरी भूमि भारत ही है। अगला जो बिंदु है वो है सांस्कृतिक और भाषाई एकता। सावरकर का राष्ट्रवाद साझा संस्कृति, समान इतिहास, साझा नायक जैसे छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और समान नागरिक संहिता पर बल देता था। वे पूरे देश को भाषाई रूप से जोड़ने के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा और देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि बनाने के प्रबल समर्थक थे। यानी सांस्कृतिक और भाषाई एकता पर भी जोर उनके द्वारा दिया गया है। चौथा है अखंड भारत और सैन्यीकरण। सावरकर भौगोलिक अखंडता के पक्षधर थे। उनका मानना था कि राष्ट्र को शक्तिशाली और सुरक्षित बनाने के लिए हिंदू समाज का मानवीकरण और हिंदुओं का सैन्यीकरण आवश्यक है। वे कमजोरी और अत्यधिक हिंसा को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए घातक मानते हैं। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि सावरकर का राष्ट्रवाद मूल रूप से एक सांस्कृतिक और पहचान आधारित राष्ट्रवाद है, जहां राष्ट्र की एकता का आधार साझा इतिहास, भौगोलिक निरंतरता और सांस्कृतिक निष्ठा है। उनका यह विचार आधुनिक भारतीय राजनीति में दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वैचारिक नींव बना हुआ है, जो आज भी भारतीय राजनीतिक विमर्श के केंद्र में है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।